हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिसर्च राइटिंग एंड एथिक्स में इस्लामी स्लाइसिंग क्या होता है, समझते हैं। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो समझते हैं इस्लामी स्लाइसिंग को। इस्लामी स्लाइसिंग, शोध में इस्लामी स्लाइसिंग का मतलब होता है किसी एक अध्ययन से डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अलग अलग प्रकाशित करना। यह एक तरह का वैज्ञानिक कदाचार है। इस्लामी स्लाइसिंग को आवश्यक प्रकाशन का एक तरीका माना जाता है। ठीक है, इस्लामिक स्लाइसिंग के बारे में जरूरी बातें। इस्लामिक स्लाइसिंग में शोधकर्ता पूरे अध्ययन को फिर से लिखने की बजाय डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अलग अलग प्रकाशित करते हैं। इस्लामिक स्लाइसिंग से शोध को कोई स्रोत में बिखरा दिया जाता है, यानी कई स्रोतों में बिखरा दिया जाता है। इससे शोध को इकट्ठा करना, समझना और मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है। इस्लामिक स्लाइसिंग से साहित्य में विरूपण होता है। इस्लामिक स्लाइसिंग को वैज्ञानिक प्रसार प्रक्रिया के लिए महंगा माना जाता है। इस्लामिक स्लाइसिंग का एक उदाहरण, मान लीजिए किसी शोधकर्ता ने माइंडफुलनेस मेडिटेशन के जरिए चिंता के लक्षणों को कम करने का अध्ययन किया। इस अध्ययन के डेटा को कई छोटे छोटे अध्ययनों में बांटा जा सकता है, जैसे कि एक अध्ययन में वयस्कों में सामान्य चिंता पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। परिभाषा, इस्लामी स्लाइसिंग अनुसंधान में एक अनैतिक अभ्यास को संदर्भित करता है जिसमें एक एकल शोध विचार से प्राप्त डेटा को कई छोटी प्रकाशनीय इकाइयों या स्लाइडों में विभाजित किया जाता है। कार्लसन एट एल 2013। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन चिंता के लक्षण को कम करने पर माइंडफुलनेस मेडिटेशन के प्रभावों की जांच। मान लीजिए कि शोधकर्ता एक व्यापक अध्ययन करते हैं जिसमें वे माइंडफुलनेस मेडिटेशन के विभिन्न पहलुओं का पता लगाते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के चिंता लक्षणों जैसे सामान्य चिंता, सामाजिक चिंता, विशिष्ट भय पर इसका प्रभाव, विभिन्न आबादी जैसे वयस्क, किशोर, बुजुर्ग में इसकी प्रभावशीलता और इसके दीर्घकालिक प्रभाव। हालांकि निष्कर्षों को एक सुसंगत अध्ययन के रूप में प्रकाशित करने के बजाय शोधकर्ता ने इस्लामी स्लाइसिंग में संलग्न होने का फैसला किया। उन्होंने डेटा को कई छोटे अध्ययनों में विभाजित किया जिनमें से प्रत्येक ने शोध के एक विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण के लिए, एक शोध पत्र केवल वयस्कों में सामान्य चिंता के लक्षण पर माइंडफुलनेस मेडिटेशन के प्रभावों पर ही केंद्रित हो सकता है। दूसरा, एक अन्य शोध पत्र में किशोरों में सामाजिक चिंता के लक्षणों को कम करने में इसकी प्रभावशीलता की जांच की जा सकती है। एक तीसरे शोध पत्र में बुजुर्ग आदमी में विशिष्ट भय पर इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक शोध पत्र मूल व्यापक अध्ययन के आंकड़ों और निष्कर्षों का केवल एक अंश प्रस्तुत करता है, जिससे शोधकर्ता के प्रकाशन रिकॉर्ड को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है, जबकि शोध में व्यापक संदर्भ और महत्व को संभवतः अस्पष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शोधकर्ता इस्लामी स्लाइसिंग में क्यों संलग्न होते हैं। यह प्रथा अक्सर करियर में उन्नति और अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रकाशन पर बढ़ते जोर के कारण होते हैं। इस्लामी स्लाइसिंग अनैतिक क्यों है? क्योंकि इस्लामी स्लाइसिंग को मुख्य रूप से अनैतिक माना जाता है क्योंकि इससे कई नकारात्मक रिजल्ट हो सकते हैं। परिणामों का दोहराव, यानी एक ही अध्ययन में कई छोटे प्रकाशनों में विभाजित करने से शोधकर्ता विभिन्न शोध पत्रों में परिणामों की नकल करने का जोखिम उठाते हैं, जिससे मजबूत निष्कर्षों का गलत प्रभाव पड़ सकता है, जबकि वास्तव में वे केवल उन्हीं परिणामों को दोहरा रहे होते हैं। ठीक है, निष्कर्षों का गलत प्रस्तुतिकरण, जब डेटा को अलग अलग करके प्रकाशित किया जाता है तो यह मूल अध्ययन के समग्र निष्कर्षों का सटीक रूप से प्रतिबिंब नहीं कर सकता। इससे शोध और उसके निहितार्थ का विकृत प्रतिनिधित्व हो सकता है। खंडित समझ, डेटा को टुकड़ों में प्रकाशित करने से शोध विषय की खंडित समझ पैदा हो सकती है। जब डेटा को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है तो पाठकों को निष्कर्ष की पूरी तस्वीर और महत्व को समझने में कठिनाई हो सकती है। सीमित मूल्य,
इस्लामी स्लाइसिंग से प्राप्त वृद्धिशील या दोहरावदार निष्कर्ष वैज्ञानिक समुदाय के लिए सीमित मूल्य प्रदान कर सकते हैं। ज्ञान को सार्थक तरीके से आगे बढ़ाने के बजाय ये खंडित निष्कर्ष मौजूदा साहित्य में न्यूनतम योगदान दे सकते हैं। मेनन और मुरलीधरन 2016 का एक मामला है। इस्लामी स्लाइसिंग कब उचित है? देखिए, अपनी अनैतिक प्रकृति के बावजूद COPE दिशा निर्देश 2005 के अनुसार ऐसे उदाहरण हैं जहां इस्लामी स्लाइसिंग को उचित ठहराया जा सकता है। अलग अलग परिकल्पनाएं, यदि अध्ययन का टुकड़ा बड़े अध्ययन से अलग परिकल्पना का परीक्षण करता है तो इसे अलग से प्रकाशित करना स्वीकार्य हो सकता है। इस मामले में प्रत्येक प्रकाशन वैज्ञानिक साहित्य में अद्वितीय अंतर्दृष्टि का योगदान देता है। अलग अलग पद्धति या जनसंख्या, यदि अध्ययन का स्लाइस एक अलग पद्धति का उपयोग करता है या बड़े अध्ययन की तुलना में अलग अलग आबादी पर ध्यान केंद्रित करता है तो इसे अलग से प्रकाशित करना उचित हो सकता है। इससे विभिन्न संदर्भों में शोध विषय की अधिक सूक्ष्म खोज की अनुमति मिलती है। इस्लामी स्लाइसिंग का पता कैसे लगाएं? ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या एल्गोरिथम नहीं है जो इस्लामी प्रकाशन का पता लगा सके। इस प्रकार के कदाचार की पहचान करना मुश्किल है क्योंकि इस्लामी प्रकाशनों में आमतौर पर पाठ की चोरी शामिल नहीं होती। जैसे सॉफ्टवेयर के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। संपादकों या समीक्षकों को इस्लामी प्रकाशन पर तभी संदेह हो सकता है जब उन्हें मूल और इस्लामी पांडुलिपि दोनों मिल जाएं। हालांकि अनावश्यक प्रकाशन का पता लगाने के लिए कई अचूक तरीके नहीं हैं, लेकिन संदिग्ध इस्लामी प्रकाशन अक्सर समान या समान नमूना आकार, परिकल्पना, शोध पद्धति, परिणाम और लेखकों को साझा करते हैं। तो हमने पढ़ा आज इस्लामी स्लाइसिंग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।